मुझे नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक मालकिन और उनकी एक बेटी थी। मैं मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन 1 महीने के लिए अमेरिका चले गए। अब बस उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे। लेकिन उस समय मेरे होश उड़ गए जब आधी रात को मालिक की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम सुमित है और मैं बिहार के एक गाँव का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से मैं मुंबई आ गया और कोई काम ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। दोस्त की वजह से मुझे घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख दिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज़ सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और वापस लाता था। अक्सर वह शाम को अपने दोस्तों के वहाँ चली जाती तो उसे ले जाने और लाने का काम मेरा ही रहता था। गाँव का होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम स्नेहा था और वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उनसे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन एहसानमंद लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था क्योंकि वह दोनों ही बहुत अच्छे थे। स्नेहा रास्ते भर मुझसे बहुत सारी बातें करती, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वह बहुत तेज थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। स्नेहा मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फ़ौरन ही उसकी हर बात मान लेता था। स्नेहा ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। स्नेहा मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वह बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती और हमेशा मेरे साथ बात करने की कोशिश करती रहती, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में ही रहता। स्नेहा जब भी मार्केट जाती थी तो मेरे लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ ना कुछ खरीद दिया करती थी कि वह उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और व्यवहार से बहुत वाकिफ़ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही स्नेहा एक दिन मेरे किरदार से खिलवाड़ करेगी। छोटी सी उम्र में स्नेहा की मंगनी हो गई थी। स्नेहा गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती थी, जिसमें उनके पति का भी कहीं ना कहीं नाम आता, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता और अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही विदेश जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अमेरिका में रहते थे, उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी और वह आखिरी वक्त में अपने छोटे भाई को अपने पास देखना चाहते थे। स्नेहा के एग्ज़ाम सर पर थे, इस वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी एकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालिक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी दे दी कि मैं स्नेहा को कॉलेज ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 3 साल होने वाले थे। इसलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैं कभी नज़र उठाकर भी उसकी बेटी की तरफ ना देखता था। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं स्नेहा को कॉलेज छोड़कर पास में ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहाँ बैठकर काम सीखता, ताकि खाली वक्त में यह काम भी कर सकूँ। मालिक के वहाँ से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। जितना दिन मालिक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी फुर्सत मिल जाती थी, क्योंकि स्नेहा ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। जिस रात मालिक के बड़े भाई मर गए, उस रात मेरे पास स्नेहा का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊँ, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस वक्त मेरा घर के अंदर जाना अच्छा ना था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं स्नेहा को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने बड़े पापा की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वह बुखार में तप रही थी और मैं रात भर उनके पास बैठा रहा। सुबह तक उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद से स्नेहा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वह अपने माँ बाप से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक
मालिक ने 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वह दोनों घर वापस आ गए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गालियाँ देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन-सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा हैं। वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे सारी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच दी है। स्नेहा ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती की है और वह पेट से हैं, और यह बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ-बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि मैं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचा दूँ। मैं हैरानी से स्नेहा को देखा जो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी। मैं तो स्नेहा को बहुत ही सीधा-साधा मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पर उँगली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे और स्नेहा अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मरे थे उस रात उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फ़ैसला किया था, लेकिन स्नेहा ने उन्हें रोक दिया। स्नेहा ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उनकी इज़्ज़त पर आँच आएगी। स्नेहा के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, क्योंकि मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था। इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर पर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझे कहा कि तुम्हें स्नेहा से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम इसे घर छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ऐसा करने से स्नेहा की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। स्नेहा का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले कि समाज में हमारी बदनामी हो, हम स्नेहा को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गाँव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम स्नेहा को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और स्नेहा ने झूठ बोला है, लेकिन उसके बावजूद मैं राज़ी हो गया, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने स्नेहा से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसे विदा करवा के अपने गाँव ले आया। स्नेहा बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते पर उनसे कोई बात ना की। गाँव में मेरी माँ और घर वाले स्नेहा को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे नहीं बताई। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे। लेकिन फिर स्नेहा को देखकर मेरी माँ खुश हो गई। स्नेहा खूबसूरत थी, इतनी प्यारी और कम उम्र बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायत दूर हो गई और वह स्नेहा को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतज़ाम करने लगा और रात को जब कमरे में आया तो स्नेहा दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखता ही रह गया। वह कोई परी की तरह लग रही थी। पहली ही नज़र में मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे बोल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह बदकिरदार ठहराया है। मैं उसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर की वजह से काँपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। मैं उसे कुछ कहता इससे पहले वह खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत खुश और अच्छा पाया था। स्नेहा रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरा एहसास है, लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने गुस्से वाली निगाहों से स्नेहा को देखा और उसे साफ-साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारी इस हरकत से मेरी इज़्ज़त 2 कौड़ी की भी ना रही। तुम अपने गुनाह को मेरे सर पर थोप कर आज़ाद हो गई हो और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाह कर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी शादी की गई औरत के साथ कोई ज़्यादती करूँ। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद हो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैं स्नेहा को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी स्नेहा के लफ्ज़ों ने मेरे कदमों को रोक दिया। वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वह आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आप
आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं शादी के बाद आपको सारी सच्चाई बता दूँ। स्नेहा की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर स्नेहा का चेहरा देखने लगा, जहाँ मासूमियत छाई हुई थी, जो उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किस हालत में थी। स्नेहा कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पिता ने मुझे झूठ कहा है। उसके पिता ने ऐसा बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वे अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। स्नेहा ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ लिए बेड पर बैठ गई। स्नेहा बहुत धीरे आवाज़ में अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। स्नेहा कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही उसके लिए मांगा था। उनके दोस्त और दोस्त की पत्नी बहुत ही अच्छे थे, इसलिए स्नेहा के पिता ने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ स्नेहा के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि स्नेहा का मंगेतर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना ही पैसे की कमी थी, ना ही कोई रोक टोक करने वाला था। उसके माँ बाप कभी अपने बेटे को गलत बात पर नहीं रोकते थे। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, वह बिगड़ता जा रहा था। स्नेहा बताने लगी कि जब उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, उसने कई बार उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और एक बार तो वह शराब के नशे में घर आया और स्नेहा के साथ ज़्यादती करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया। और जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे, उससे एक दिन पहले भी उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्नेहा के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की और इसी डर की वजह से उसे बुखार आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचाव के लिए क्या करे। उसे डर था कि कहीं दीपक उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर दोबारा घर में घुस सकता है, इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे में बैठा रखा। स्नेहा दीपक से ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। मालिक ने दीपक के पापा से बात की, वह अपने बेटे को समझाएं, जब स्नेहा से शादी करनी है तो इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दीपक के पिता ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि दीपक नौजवान है और जज्बात में आकर जोश मारता है। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत तो मस्ती करते ही हैं। क्या स्नेहा अपने मंगेतर के साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजार सकती? स्नेहा कहने लगी, तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि दीपक के इतना ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं। वह तो शादी के बाद भी किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही दीपक के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की, तो दीपक धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ कहा कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, तभी उन्हें बाहर तुम गाड़ी साफ़ करते दिखाई दिए। मैंने पापा को यह भी बताया था कि जिस दिन बड़े पापा की मौत हुई थी, तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। पापा को पता चल गया था कि तुम एक अच्छे किरदार वाले इंसान हो, इसलिए पापा ने ही यह फैसला किया कि वह तुमसे मेरी शादी करवा देंगे और दीपक से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन दीपक की शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बात बताई कि तुमने मेरी इज़्ज़त पर हमला किया है और अब मैं पेट से हूँ। उनके दोस्त ने खुद ही यह रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह इज़्ज़तदार लोग ऐसी लड़कियों को बहू नहीं बना सकते जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी थी। पापा तुम्हें पहले दिन ही सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को डर था कि अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो वे क्या करेंगे। इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा का तरकीब कामयाब हो गया और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला, तुम खुद पापा के घर पर चले आए और पापा ने शादी की बात रख कर अपनी तकलीफ़ दूर कर दिया। पापा ने मुझे विदा करके इसीलिए तुम्हारे साथ गांव भेज दिया था कि उनका दीपक हमें कोई नुकसान न पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे ज़रूर अपनाओगे। पापा पहले दिन से ही कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, एक अच्छे किरदार के इंसान हो। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी ने पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी किया है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे बाप को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। स्नेहा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे उन आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने स्नेहा को अपने सीने से लगा लिया। वह एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, जिसे शायद भगवान ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्म शुरू की। मैं अपनी बीवी को गाँव के लोगों की तरह सजता संवरता देखकर खुश हो रहा था। स्नेहा ने
अपने बाप को फ़ोन करके बता दिया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं। तो स्नेहा के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गाँव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था। मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भी बाप भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता जो बदकिरदार हो और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। यह बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वह ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और की मोहब्बत बस जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप किसी बदकिरदार शख्स के साथ उसकी शादी कर दें, या फिर क्या पता उसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी।